गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों का टेस्ट सीरीज नंबर 2 होगा और हम लोग जो बिहार दरोगा का मेन एग्ज़ाम 29 नवंबर को होने वाली है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे। और किस माध्यम से, तो रुक्मिणी प्रकाशन का यह वॉल्यूम 2 है, बुक है। और इसमें आपको 21 टेस्ट जीएस का दिया हुआ है। उसमें पहला जीएस टेस्ट का जो सीरीज था उसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज यह टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, ऑस इंडेक्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है। तो सिंपल याद कर लीजिए, ऑस फॉर ऑस्ट्रेलिया और इन यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला यह नौसैनिक अभ्यास है जो 2019 में कहाँ हुआ था। तो यह 2019 में विशाखापट्टनम में हुआ था। और याद कर लीजिए, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना के बीच होता है और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। इसी तरह से बहुत सारे एक्सरसाइज सालों भर होते रहते हैं। हाल ही में चर्चा में है मालाबार, उसको भी याद कर लीजिएगा। इस पर उसमें 4 देश हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी PMSYM के तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन स्कीम है। तो इसमें 3,000 रुपये मिलेगा। कब? जब लाभार्थी का उम्र 60 वर्ष हो जाएगा तब उसको निर्धारित 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र में हो, को किसी भी जो पेंशन स्कीम से जुड़ा न हो, तो वह इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा 5 मार्च 2019 को किया गया। आगे देखिए, चमन परियोजना। यहाँ देखिए, यह चमन परियोजना भारत के किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है। चमन की बात हो रही है। तो यह क्या है? तो यह भारत में बागवानी मिशन संबंधित है। चमन, इसमें क्या होगा कि सिंपल बागवानी क्षेत्र को सामरिक विकास, बागवानी क्षेत्र को सामरिक विकास प्रदान करना। सामरिक नहीं, मतलब होगा कि चारों तरफ से उसको विकास प्रदान किया जाए ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। और चमन प्रोजेक्ट के द्वारा बागवानी के क्षेत्र में पहली बार रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जब अगर सरकार कुछ करेगी तो इसमें तो बड़े बड़े बातों को ऐड कर ही देगी। चमन का पूरा नाम याद कर लीजिए। चमन में C फॉर कोऑर्डिनेट, H फॉर हॉर्टिकल्चर, A फॉर असेसमेंट, A हो गया एंड, और आगे क्या है? मैनेजमेंट, यानी MAN बराबर मैनेजमेंट होता है। और आगे देखिए, प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से, यहाँ देखिए, प्राचीन वैशाली नगर के को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। तो वर्तमान में यह हाजीपुर जिला में है और जिला का नाम वैशाली है और उसका मुख्यालय का नाम हाजीपुर है। इतना याद कीजिए। और वर्तमान जो वैशाली नगर है वर्तमान मुजफ्फरपुर के पास है, लेकिन वह वैशाली जिला में ही है। और आगे देखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है। तो 2.86% है। और यह कितना है? तो कुल बिहार का जो क्षेत्रफल है वह 94,163 किलोमीटर। और बिहार का क्षेत्रफल, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 12वें स्थान पर है। वहीं जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। 5वां छूट गया। देखिए, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार विधानसभा के, तो याद कर लीजिए, रामदयालु सिंह प्रथम अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल 1937 से 44 तक था। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से पुकारा जाता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, जैसे संसद में यानी लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, इसी तरह राज्यों में राज्य विधानमंडल में विधानसभा का अध्यक्ष। वहीं वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? कमेंट कीजिएगा। और जो पहले विधान परिषद के अध्यक्ष थे यानी अपर हाउस, तो राजीव रंजन प्रसाद थे। भारत के वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन है? तो वित्तीय व्यवस्था की जो प्राथमिक इकाई है वो जिला कोषागार है।
आगे बढ़ते हैं। और भारतीय वित्तीय व्यवस्था में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के यानी क की बात हो रही है, वे धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। और सेबी, तो सेबी काम क्या करेगा? तो सेबी का काम होता है कि वो जितने भी जो शेयर बाजार है उसका नीति निर्धारक होता है। वित्त मंत्रालय बजट पेश करती है। बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सभी तीनों यानी वार्षिकता का सिद्धांत, लोचशीलता और परिशुद्धता। बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत वार्षिकता का सिद्धांत यानी प्रत्येक वर्ष उसको पेश किया जाएगा। लोचशीलता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी वर्ष डेफिसिट हो गया तो वह पूरा का पूरा बजट ही भरभरा जाए, यानी देश की आर्थिक स्थिति चौपट हो जाए, नहीं होगा। और वह शुद्ध होगा एकदम। बजट का तात्पर्य किसी सरकार के वार्षिक अनुमानित खर्चों और यानी कि कितना खर्च करेंगे और कितना उनको इनकम होगा, इसका विवरण होता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं है। अनुच्छेद याद कीजिए 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, जिसे बजट कहा जाता है। भारतीय बजटीय प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। और भारत में संघीय स्तर पर होता है। तो भारत में संघीय स्तर पर क्या होगा? सिंपल, हम लोग जानते हैं बजट तो एक ही पेश किया जाता है, तो एक बजट होगा। और 1924-25 में एक वर्ष कमेटी के सिफारिश पर समान बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था, जिससे भारत में जो 2 बजट पेश किए जाते थे। लेकिन वर्तमान में यानी 2017-18 में पुनः रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। अतः वर्तमान में एक बजट है। 10 में आते हैं। तो इसमें क्या है? भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसको है? तो रीट कहाँ जारी होगा? हाई कोर्ट है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ हाई कोर्ट कौन है? उच्च न्यायालय। तो भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसको? तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को है। और संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत कोई भी भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार के हनन के होने पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। और जो रीट होता है वह 5 प्रकार का होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग उसके बारे में पूरा देख चुके हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर किसी को आप लापता कर दिए हो, उसको सशरीर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश उच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर है? मौलिक अधिकार के संरक्षक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को बनाया गया यानी माना गया है। और विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक किसको माना जाता है? तो वाहक लोक प्रशासन को माना जाता है। यानी वे लोक प्रशासन यानी कि यहाँ पर नियोजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी यह गरीबी है, तो यहाँ पर कुछ सरकार कुछ न करेगी, सरकार लोक कल्याणकारी के काम न करेगी, तो लोग भूखों मर जाएंगे। और 1970 के दशक में लोक प्रशासन को विकास प्रशासन के अवधारणा पर विकसित किया गया था। लोक प्रशासन का जनक याद कर लीजिए, वुडरो विल्सन को माना जाता है। निम्न में से कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है? नौकरशाही मतलब लाल फीता शाही। मतलब क्या कि हर कुछ काम होगा उसमें वे जो अफसर वर्ग हैं या बाबू वर्ग वह कहीं न कहीं टांग अड़ा देंगे, उसको लेट करेंगे कि चलो भाई काम कर नहीं रहे हैं, लग रहा है जैसे वो किसी पर उपकार कर रहे हैं। यही जो नौकरशाही वर्ग है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी खामी है। और जो मैक्स वेबर थे वे जर्मनी के महान समाज शास्त्री थे और नौकरशाही के सिद्धांत किसने दिया? यही मैक्स वेबर ने दिया था। और नौकरशाही का मतलब क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि वे तटस्थ हों और अनाम हों, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खोली है? तो यह आपके कहाँ है? तो मसूरी में है। और मसूरी में क्या है याद कर लीजिए, इसका लिप्साना या लपसाना हम लोग पढ़ते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1959 में हुई थी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी जहाँ पर जो IPS यानी जो SP होंगे पुलिस संबंधित, वे कहाँ ट्रेनिंग लेंगे? ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें IAS लोगों का ट्रेनिंग होता है और IPS लोगों का ट्रेनिंग होगा
राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद। कौन राष्ट्रीय? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होता है। भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को SUPNPA में प्रशिक्षित किया जाता है, यानी वही सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद। 14 में आते हैं, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। कब? 2 बार करेंगे, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर, और अगर कोई नया सत्र शुरू हो रहा है तो उसको भी करेंगे। इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसका उत्तर डी होगा। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर। संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी 2 स्थितियों का उल्लेख है जब राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र की शुरुआत होने पर और प्रत्येक सत्र के पहले सत्र की शुरुआत पर। राष्ट्रपति का अभिभाषण ऐसा न है कि राष्ट्रपति आएंगे और अपने मन से कुछ बोलकर चले जाएंगे, नहीं, मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाएगा। अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं का उल्लेख होता है। सबसे अधिक मतदाताओं का देश कौन है? तो भारत। चीन को तो डेमोक्रेटिक माना ही नहीं जाता है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार अभी 89 करोड़ मतदाता हैं और मतदान देने का उम्र वर्तमान में 18 वर्ष है। मूल संविधान में मतदान देने की उम्र 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। विश्व का प्रथम जो आधुनिक लोकतंत्र है वह अमेरिका में है। और निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो सोना, मैग्नीज, टीन, ये सब तो धात्विक है, लेकिन जिप्सम क्या है? तो जिप्सम अधात्विक खनिज है। मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने हेतु तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र याद कर लीजिए, CaSO4.2H2O होता है। किसका? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र। और जिप्सम को सेलेनाइट भी कहते हैं। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट उपयोग क्षेत्र में किया जाता है। निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है? बताइए। तो क्या है? वो अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता है। और मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? याद कर लीजिए, 46, और जोड़ी तो 23 जोड़ी। जंतु विज्ञान का जनक तो अरस्तु को माना जाता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो सिंपल बात है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। अगर यह प्रक्रिया ही खत्म हो जाए तो हर कोई कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की ह्रास हो जाएगी। क्लियर बात है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है और वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। और जलवाष्प सबसे अधिक ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेवार है, लेकिन इसको नहीं माना जाता है क्योंकि यह नेचुरल है। जैविक विविधता का आधार प्रजनन क्षमता को माना जाता है। जैविक विविधता पर्यावरण के अनुकूलन के लिए अनिवार्य है। विगत दशकों में जैव विविधता में बहुत कमी आई है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के बारे में क्या सही है? मतलब कि सब तीनों गलती होगा और एक सही होगा। तो इसमें सही कौन है? सिंपल देख लेते हैं। यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, इतना याद कर लीजिए। तो न्यायालय में परिवर्तनीय कौन है? तो सिंपल याद कर लीजिए, फंडामेंटल राइट। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक आर्टिकल नंबर में वर्णित किए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और यह भाग 4 को संविधान का क्या कहा गया है? तो सामाजिक और आर्थिक दर्शन भी कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह वर्णित है कि राज्यों को क्या करना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है और 40 ही आधार है भारत में ग्राम पंचायत का। 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया। वह किस राज्य में स्थित है? तो फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल में है। और यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कहाँ? तो कोलकाता में स्थित था। कवास जी डाबर, याद कर लीजिए, कवास जी डाबर द्वारा 1854 की बात है
1954 में बम्बई यानी मुंबई में जो आज महाराष्ट्र में है, सूती वस्त्र का पहला आधुनिक और सफल कारखाना लगाया गया। और सूती वस्त्र उत्पादन हेतु भारत में प्रसिद्ध क्षेत्र अहमदाबाद है, जिसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थित कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। और आगे देखिए, निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? तो तारे यानी सूर्य की बात हो रही है, तो बात कितने समय में? तो 4 मिनट, और उसके सबसे नज़दीक होने तो यही 4 मिनट 22 सेकेंड की बात हो। लेकिन यहाँ पर अगर सूर्य को छोड़ दिया जाए तो सूर्य भी तो एक तारा है, तो वह होगा 4.22 प्रकाश वर्ष। और कौन सा निकटतम तारा है? याद कर लीजिए, सूर्य को छोड़कर प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 8 6 48 8 6 48 यानी 8 मिनट और 20 सेकेंड, यानी लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। तारों के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह और उपग्रहों के पास नहीं, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? तो हिंद महासागर वेनेजुएला हिंद महासागर की नहीं है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये सब तो आपको कहाँ पहुँच जाएंगे? तो ये सब तो सब प्रशांत महासागर में होंगे। तो अग्लुहास धारा ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। और जो अग्लुहास है यह दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर की पश्चिमी सीमा की जलधारा है। वेनेजुएला दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा चलती है, जो कि ठंडी है, कोल्ड विंड है। वहीं दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जब न्यू गिनी द्वीप के समीप पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट के साथ साथ बहने लगती है, तब यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा हो जाती है। टेबल शुगर में पाया जाता है। तो टेबल शुगर होता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज क्या है? एक शर्करा है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु फ्रुक्टोज के एक अणु के साथ जुड़ा रहता है। यह गन्ना एवं चुकंदर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। सुक्रोज एक सामान्य कार्बोहाइड्रेट होता है। कृत्रिम शुगर के रूप में एस्पार्टम का प्रयोग होता है, जो चीनी के से सैकड़ों गुना ज़्यादा मीठा है, लेकिन वह कृत्रिम है और वह कैंसर कारक भी हो जाता है। चीनी का सूत्र याद कर लीजिए। चीनी का सूत्र C12 H22 और O11 होता है, याद कर लीजिए, कहीं कभी कोई पूछ दे। कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? याद कर लीजिए, विटामिन के की बात होगी। और विटामिन के की सहायता से क्या होगा? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण होता है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। सामान्य रूप से रक्त का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। वहीं विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की बात हो रही है, तो क्या होगा? इसकी कमी से स्कर्वी रोग। वहीं विटामिन डी, तो विटामिन डी यह हार्मोन है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग। वहीं विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग यानी यह सुंदरता की कमी हो जाती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? यह सूर्य है, यह चांद है, इसके बीच में अगर पृथ्वी चला है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण चंद्र ग्रहण हो गया। सिंपल बात है। और यह कब लगेगी? तो हमेशा यह पूर्णिमा के दिन ही आप देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा, किसी किसी पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। कौनव वंश का प्रथम शासक कौन था? कौनव वंश। तो इसका प्रथम शासक वासुदेव था। शुंग वंश यानी पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कौनव वंश यानी वासुदेव ने कौनव वंश की स्थापना की। कौनव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और सुशर्मा की हत्या करके सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करता है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके किया था। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में। 27 में क्या है? प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष हो सकती है? यानी प्रधानमंत्री अगर आपको बनना है तो न्यूनतम एज, तो इसके लिए आपको कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोकसभा या राज्यसभा से चुनकर आ जाएं। तो लोकसभा से चुनकर आने के लिए 25 वर्ष का एज तो होना अनिवार्य है, अतः न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य तथा विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, याद कर लीजिए। वहीं 30 वर्ष तो यह राज्यसभा तथा विधान परिषद की सदस्यता हेतु मिनिमम एज 30 ईयर है। वहीं राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति, एक मिनट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए मिनिमम एज 35 वर्ष है। अमृत बाजार पत्रिका यानी एबीपी की बात हो रही है कि संस्थापक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक याद कर लीजिए एमएल घोष थे और इसका पहला प्रकाशन 20 फरवरी 1868 की बात है, उस समय इसका पहला प्रकाशन हुआ था। और इस अखबार की स्थापना शिशिर घोष एवं मोतीलाल घोष नामक 2 भाइयों ने की थी। क्लियर है? अमृत बाजार पत्रिका 1878 में जब लॉर्ड लिटन का काल था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के बाद यह अखबार रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था। तो इनका जो कार्यालय था यह गोवा में मुख्यालय था। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल याद कर लीजिए, गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था। कौन? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। वहीं पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है और 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया बीजापुर। कौन? बीजापुर नहीं छीना, वह क्या छीना? तो गोवा को छीना और अपना मुख्यालय बनाया। कौन बनाया? तो अल्बुकर्क ने बनाया। और पुर्तगाली भारत में अपने साथ कुछ लाए थे। क्या क्या लाए? तो तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस व आलू को लाए थे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो बहुत कम है, लगभग 2.42% है। और आबादी तो पूरी दुनिया का 17.5% है। राष्ट्रीय उद्यान यानी हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में है। कहाँ है? तो राष्ट्रीय उद्यान संस्थान बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी IIHR बागवानी के विभिन्न प्रकारों की एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और बेंगलुरु में अवस्थित है, जो ICAR के अधीन कार्य करती है। और इसकी स्थापना 1967 में किया गया। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 में किया गया था। और एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है? एपिग्राफी मुद्रा से नहीं है तो क्या होगा? शिलालेखों से संबंधित। यस, एपिग्राफी का संबंध शिलालेखों की भाषा से है। भारत में शिलालेखों की शुरुआत सम्राट अशोक द्वारा की गई थी और अशोक के शिलालेखों को खोजने का श्रेय टी पैंथलर को जाता है। और पढ़ने वाले कौन थे? तो 1837 में जेम्स प्रिंसप इसको पढ़ने में उन्होंने सफलता पाई थी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो पाणिनि महोदय थे। तो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक में मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि जी है इसमें, यस, तो वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया? तो प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की गई थी। वहीं वेद व्यास, तो यह महाभारत से इनका संबंध है। 34 अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद। तो यह अनेकांतवाद जैन धर्म का संबंध जैन धर्म से है। और जैन धर्म का संबंध किससे है? तो रहस्यवाद से भी है। जैन धर्म का संबंध सप्तभंगी सिद्धांत से भी, यह याद कीजिए। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव यानी प्रथम तीर्थंकर थे और अंतिम महावीर स्वामी यानी 24 में हुए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बताइए। सबसे पहले कौन आए थे और सबसे बाद में कौन आए थे? तो याद कर लीजिए, सबसे पहले शंकराचार्य, शंकराचार्य के बाद रामानुज और अंत में चैतन्य। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में, शंकराचार्य 788 ईस्वी में। ये कहाँ के थे? तो ये केरल के कलाडी में हुआ था। शंकराचार्य क्या दिया? ये एकेश्वरवाद, यानी भगवान एक है, एकेश्वरवाद पर जोर दिया। वही रामानुज, तो रामानुज का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था और वे विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। वहीं चैतन्य महाप्रभु, तो इनका जन्म तो मध्ययुग की बात है, 1486 ईस्वी में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का निमाई पंडित बचपन का नाम था, यानी इनका नाम क्या था बचपन में? चैतन्य महाप्रभु का तो निमाई पंडित था। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती, सुहरावर्दी, औलिया और फिर दौसी, यानी कि इसमें सब सही होंगे, एक गलत होगा। तो याद कीजिए, जो यह आपका औलिया है,
यह मध्य प्रदेश से इसका युग्म गलत है। यह क्या है तो औलिया नामक कोई सूफी सिलसिला नहीं था, याद कर लीजिए। चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला में से एक है और निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती परंपरा को मानने वाले संत थे। कौन तो निजामुद्दीन औलिया, और ये दिल्ली से संबंधित हैं। और आगे सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। कौन तो सुहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। और फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक फिरदौसी तो कौन थे तो शेख बहाउद्दीन, सुहरावर्दी के शेख बहाउद्दीन जकारिया और फिरदौसी के तो शेख बहाउद्दीन थे। यह सिलसिले बिहार एवं बंगाल में प्रचलित था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बताइए, यह कब की है तो 2 होता है, एक मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है इसको भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं और यह 1919 का आधार बनी थी। और मार्ले मिंटो यह 1909 की बात है। भारत शासन अधिनियम 1935 है और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, सब सही है। तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम 1921 ईस्वी में कार्यान्वित किया गया था। इसी को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और क्यों? क्योंकि 1919 में लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इसी तरह 1909 में भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि 1909 में भारत सचिव मार्ले था और मिंटो भारत का वायसराय था। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं तो आपका कोयम्बटूर है। क्लियर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं हम लोग तो कानपुर को। इसी तरह रूस का मैनचेस्टर उवानोवो को और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को और दुनिया का मैनचेस्टर तो इंग्लैंड का मैनचेस्टर ही है, यानी यह सूती वस्त्र के लिए विश्व विख्यात था। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है तो कहाँ है तो यह केरल में है। थोरियम मोनाजाइट जो रेत है उसमें से निकाला जाता है। और थोरियम धातु की खोज 1828 में बर्जीलियस द्वारा की गई थी। थोरियम तथा एलनाइट भी थोरियम का ही अयस्क है। और थोरियम की परमाणु संख्या कितनी तो 90 है, 90 याद कर लीजिए 90। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, यानी पृथ्वी के गर्भ की बात हो रही है, परत की बात नहीं है यहाँ पर, गर्भ में। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन तो दूसरी, तो याद कर लीजिए पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु लोहा है और पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु निकेल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 हिस्सों में इस तरह से बांटा जाता है। यह कोर है, इसके ऊपर का भाग मेंटल होता है और ऊपर का यह परत, इसको क्या कहते हैं हम लोग तो परपटी कहते हैं। भूपर्पटी मुख्यतः जो ऊपर वाला भाग है यह मुख्य रूप से बासाल्ट चट्टान से बना है और पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल एवं फेरस का बना होता है। इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, यानी सब रबी होंगे, सॉरी एक सब खरीफ होंगे और एक रबी का फसल है। तो याद कर लीजिए कपास, मकई, मूंगफली 41, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके खरीफ फसल है, जबकि सरसों रबी का फसल है। रबी फसल और खरीफ में अंतर क्या है तो याद देख लीजिए। रबी फसल नवंबर दिसंबर यानी जाड़े में बोई जाती है और गर्मी यानी मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे गेहूं, जौ, जई, अलसी, गाजर, आलू, प्याज, मटर, टमाटर, सॉरी टमाटर नहीं है। जबकि खरीफ फसल तो खरीफ फसल की बुआई गर्मी में यानी जून जुलाई में होगी और कटाई ठंडे में यानी अक्टूबर नवंबर में होगी, जैसे कपास, धान, मक्का, मूंगफली, अरहर, उड़द इत्यादि। वहीं मार्च अप्रैल यानी एकदम प्रॉपर गर्मी में ही मार्च अप्रैल में बुआई होगी और मेन गर्मी यानी वर्षा ऋतु से पहले जून जुलाई में कटाई की जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से सब्जियां था, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, कद्दू इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है बताइए, मतलब और सा खनिज होगा, खनिज नहीं होगा। तो जिप्सम यह धातु खनिज नहीं, अधातु खनिज है। हेमेटाइट लोहा के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइड एल्युमिनियम और लिमोनाइट, तो लिमोनाइट से क्या निकलेगा देखते हैं। जिप्सम धातु खनिज नहीं है। रासायनिक दृष्टि से जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट है। जिप्सम में जल के भी
दो अणु रहते हैं। खनिज प्राकृतिक सामग्री है जिसमें धातु और उनके यौगिक पृथ्वी में पाए जाते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, बल्कि जबकि सभी अयस्क खनिज हैं। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है और लिमोनाइट यह भी लोहा का ही अयस्क है, याद कर लीजिए। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है, तो अग्नेय और तलछट दोनों चट्टानों से होती है। और कैसे होगा? सिंपल बात है, ताप एवं दाब के कारण। मूल चट्टान या वो अग्नेय चट्टान हो या तलछटी अवसादी या परतदार चट्टान हो, इस पर ताप दाब रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनका रूपांतरण हो जाता है। यानी ये मेटामॉर्फिक रॉक, नाम ही रूपांतरित चट्टान, तो मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। अग्नेय चट्टान में धात्विक तत्व की प्रधानता होती है और इसे प्राइमरी रॉक कहते हैं। किसको? अग्नेय चट्टान को। और वहीं अग्नेय चट्टानों का जब समय के साथ अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया होती है, तब क्या होगा? तब इनसे जो नए चट्टान का निर्माण होता है, इनके अवसाद के जमा होने से उसको अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे इंग्लिश में। और इसके उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्मा टाइट इत्यादि अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? मानव के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद कर लीजिए काकेसियाई प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। विश्व में काकेसियाई प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है। इस प्रजाति को हबेल और स्मिथ ने 3 वर्गों में विभाजित किया था। क्या क्या है? एक नॉर्डिक, दूसरा अल्पाइन, तीसरा भूमध्य सागरीय। और इस प्रजाति के में क्या होगा? बाल सीधे तथा घुंघराले होंगे। आंखों का रंग गहरा नीला से भूरा तक हो सकता है। कपाल का सूचकांक 80 है, यानी कपाल का इंडेक्स होगा जो लंबाई और चौड़ाई में बांटा जाएगा, वह 80 से अधिक पाया जाता है। यानी लंबाई मतलब जो कपाल है क्या हो, उसका लंबाई ज़्यादा होगा। सामान्यतः प्रजातियों का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 लक्षणों पर किया जाता है। पहला, बाह्य ऊपरी या शारीरिक लक्षण। दूसरा, आंतरिक कंकाल और संरचनात्मक लक्षण के आधार पर। क्रोबर ने प्रजातियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा था। कॉकेसियाई मतलब वे श्वेत होंगे, मोंगोलाइड यानी वे पीले रंग के होंगे पित्त, और निग्रोइड यानी काले लोग। आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो बादल और अन्य मौसमी घटनाएं कुछ नहीं होती है। सिंपल याद कर लीजिए, जो भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सब के सब ट्रोपोस्फियर में होती है। जो ये स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती है, अतः यह हलचल मुक्त है। और क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल यानी इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। जो पहला मंडल है इसके ऊपर समताप मंडल है। इसमें ही ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? बताइए। तो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक, तो जो वैसे आर्टिकल जो केवल भारतीयों को उपलब्ध हैं, तो कौन कौन? याद कर लीजिए। 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदत्त है। क्लियर है? जबकि बात यहाँ देखिए फंडामेंटल राइट, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी अधिकार है। ऐसा न है कि वे आएंगे यहाँ पर उनको पकड़ कर जबरदस्ती जेल में रख देंगे। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संवैधानिक निराकरण यानी उपचार का अधिकार आर्टिकल कहाँ है? तो 32 में है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय की आत्मा कहकर संबोधित किया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? मतलब यह कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 257 में है। तो 257 के अनुसार क्या है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रभाव न पड़े। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के बीच केंद्र और राज्यों के बीच की प्रशासनिक संबंधों का ब्यौरा है। वहीं 355 में क्या है?
तो के अनुसार बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के से राज्य की रक्षा का दायित्व केंद्र पर है। वहीं 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लिया जाता है? बताइए कौन सा कर है जो भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? तो वह है शिक्षा कर। सेवा कर किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है। सेवा कर 1995 में लागू किया गया। सेवा कर क्या है? तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और ऐसा कर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल के परिवहन पर लगता है उसको सीमा कर कहते हैं। और सीमा कर एक प्रकार का यह भी इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप का आधार कौन कौन सा है? तो याद कर लीजिए, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं करता, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सेवाओं की कीमत शामिल होती है। यानी थोक मूल्य सूचकांक में क्या होगा? कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सेवाओं की कीमत को शामिल किया जाता है। इतना अंतर है। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी यानी एंडोस्कोप प्रकाश के किस घटना पर कार्य करता है? सिंपल याद कीजिए, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन के जो प्रक्रिया है उस पर कार्य करता है। और इसमें क्या होगा? पेट के अंदर एक पाइप लगा दिया जाता है और उसी को नाम क्या है? उसको तो एंडोस्कोप कहते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो वे किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। उस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 51 में क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी याद कर लीजिए 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। और पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, जिसे उपसौर कहेंगे। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, उसे अपसौर कहते हैं। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? कृत्रिम तरीके से, नेचुरल तरीके से पकेगी उसके लिए जिम्मेवार है एथिलीन, और कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन जिम्मेवार है। और एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र C2H2 है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायक होता है। ईथर ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता एल्कीन या एडिल समूह द्वारा जुड़ी होती है। कौन? तो ईथर। अमोनिया का रासायनिक सूत्र या प्रतीक NH3 होता है। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद वाला वीडियो यानी भाग यहाँ से यानी कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे हम? तो 52 तक हो चुका है, 53 से अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।